वन्य जीवन हर परिवेश में ढलना जानता है। ये अनुकूलन क्षमता न केवल किसी प्रजाति की सफलता निर्धारित करती है, बल्कि उसके जीवित रहने के सामर्थ्य की भी परीक्षा लेती है। जीवों की इसी अनुकूलन क्षमता से सीखने को हम इंसानों के लिए भी बहुत कुछ है, जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को ढालकर प्रकृति का ही हिस्सा बन जाते हैं। आइए आज आपको लिए चलते हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क में, जो गुजरात के वेलावदार में है और जिसको भारत में ब्लैक बक या काले हिरन की सर्वाधिक संख्या के लिए जाना जाता है। ग्रासलैंड्स में निगाहें काफी दूर तक निर्विरोध देख सकती हैं। शायद आज कुछ अनोखा दिख जाए। उससे पहले ये पूरा एरिया जो है, ये भावनगर के राज परिवार का एक हंटिंग रिजर्व हुआ करता था। आप देखें आज के टाइम में जितने भी नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं, मोस्टली ज़्यादातर लोकेशन जो है, इवन बांधवगढ़, रणथंभौर, ये हंटिंग रिजर्व्स ही थे। एक टाइम पे यहाँ पे जो ब्लैक बक्स हैं, इसका शिकार करने के लिए राजा लोग चीता यूज़ करते थे। हिंदुस्तान में पहले चीता हुआ करता था। आखिरी चीता लगभग 1948 में ख़त्म हो गया था। तो इवन उससे पहले हम देखें मुग़ल पीरियड में चीता बैलगाड़ी में बैठ के उसको लेके जाते थे। ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गया, इनकी स्पीड इतनी है कि इसको हंट करने के लिए उस टाइम पे उतनी ही स्पीड का एक जानवर चाहिए था। इन खुले ग्रासलैंड्स में फ्रैंकोलिन या तीतर भी सामान्यतः देखे जाते हैं। जमीन पे रहने वाले इस पक्षी ने अपने आप को इस परिवेश के लिए पूरी तरह से ढाल लिया है। किसी भी खतरे को भांपते ही ये फौरन वहां से भाग जाते हैं। शायद इसी वजह से ये अभयारण्यों के बाहर भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। फ्रैंकोलिन के ये चिक्स जो भागकर खतरे को नहीं टाल सकते, वो प्रकृति से मिले अपने बेजोड़ कैमोफ्लाज या छलावरण का इस्तेमाल करते हैं। ये जानते हैं कि शिकारी इनको तब तक नहीं देख सकता जब तक ये अपने स्थान से हिले नहीं। ये पैदाइशी बुद्धिमानी ही इन बच्चों को जीवन चक्र में आगे ले जा सकती है। ब्लैक बक या काला हिरन भारतीय उपमहाद्वीप का एक एंडेमिक जीव है, जो अन्य देशों के मुकाबले भारत में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। काला हिरन प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत की पौराणिक कथाओं में काले हिरन को भगवान कृष्ण के रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। संस्कृत में इसीलिए इसको कृष्ण मृग भी कहा गया है। राजस्थान में काले हिरन की विशेष मान्यता है, जहां करनी माता देवी को इनका संरक्षक माना गया है। इसके अलावा भारत में ब्लैक बक को कानूनी तौर से भी सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त है। भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखकर एक टाइगर जितना संरक्षण प्रदान किया गया है। ब्लैक बक एक ऐसा दुर्लभ जीव है जिसने इंसानी आबादी के आसपास रहना सीख लिया है। शायद तेजी से बढ़ते शहरों के विस्तार के चलते दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। अब ये अभयारण्य ही इनका अंतिम बसेरा है, जहां पे ये अपनी हिरनों वाली दिनचर्या को सहजता से पूरा कर लेते हैं। ब्लैक बक उन कुछ मृगों में से है जिनमें नर और मादा अलग अलग रंग के होते हैं। युवा नर मादा की ही तरह हल्के भूरे रंग के होते हैं, जो उम्र के साथ धीरे धीरे काले होते जाते हैं। काले हिरन का गहरा रंग टेस्टोस्टेरोन के स्तर से जुड़ा होता है, इसलिए अपरिपक्व और कुछ परिपक्व नर जेट ब्लैक कोट प्राप्त नहीं कर पाते। सींग केवल नर द्वारा वहन किए जाते हैं, जो 50 से 60 सेंटीमीटर तक होते हैं। ब्लैक बक्स मिलनसार और सामाजिक जानवर हैं, जिनके झुंड का आकार और संरचना काफ़ी हद तक संसाधनों के फैलाव
और आपसी सहयोग के जरूरत पर निर्भर करता है। आमतौर से इनके झुंड की संरचना एक हरम के समान होती है, जिसमें एक वयस्क नर और कई वयस्क मादाएं कुछ अन्य युवा ब्लैकबक के साथ में रहते हैं। कम प्रभावी युवा नर एक साथ देखे जाते हैं और अपनी क्षमताओं की आजमाइश करते रहते हैं। पिछले उत्पीड़न के कारण काला हिरन बहुत शर्मीला और सावधान होता है। उसकी सूंघने और सुनने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती, इसलिए वे खतरे का पता लगाने के लिए आंखों की रोशनी पर भरोसा करते हैं। इन जानवरों में सहन शक्ति के साथ साथ तेज गति भी होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सर पर दौड़ सकते हैं। तीसरे वर्ष के अंत तक नर ब्लैकबक का रंग गहरा हो जाता है और सींग स्पाइरल नुमा बढ़ जाते हैं। रटिंग के दौरान वयस्क नर एक खास नखरे वाली चाल में पूंछ को सीधा और सींगों को कमर के समानांतर करके चलता है। नर ब्लैकबक झाड़ियों और पेड़ों पे अपने मल से और आंखों के सामने मौजूद प्री ऑर्बिटल ग्लैंड के स्राव से अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। प्रजनन के दौरान ब्लैकबक एक खास व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिसमें नर ब्लैकबक एक प्रतिस्पर्धा का नमूना देते हुए अपनी क्षमताओं से मादा को रिझाते हैं। एक झुंड में रहते हुए सभी प्रतिस्पर्धी नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक छोटे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जिसे लेक कहते हैं। वन्य जीवों में इस व्यवहार को लेकिंग कहा गया है। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा लेक एरिया के बीच वाले स्थान को पाने की होती है, जो किसी नर के पूर्ण सक्षम होने का प्रतीक है। प्रत्येक नर लगभग 20 से 100 मीटर व्यास के क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इन तंग इलाकों में सीमाओं के विवाद भारत चीन सीमा से भी ज्यादा पेचीदा हो सकते हैं। सीमा विवादों को सुलझाना एक चुनौती बना रहता है। पड़ोसियों की नज़र से इलाके को बचाए रखना भी जरूरी होता है, तो खाने और आराम के लिए भी समय नाम मात्र का होता है। प्रजनन के मौसम के दौरान नर को लगातार रक्षात्मक होने की आवश्यकता होती है। जब एक युवा किसी प्रभावी नर के क्षेत्र में भटकता है, तो उसके लिए ये चुनौती का संकेत होता है, जिसके उपरांत नर ब्लैकबक के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों नर अपने नुकीले सींगों का इस्तेमाल करके अपने रन कौशल को आजमाते हैं। ये प्रदर्शन कुछ मिनटों या घंटों तक चल सकता है, जब तक कोई लड़ाका अपनी हार ना मान ले। लेकिंग की प्रतिस्पर्धा कभी कभी एक लंबे समय तक जारी रह सकती है। मादाओं को किसी भी लेक क्षेत्र में विचरण करने की और अपना साथी चुनने की स्वतंत्रता होती है, जिसका चयन वो सबसे प्रभावशाली नर के रूप में करती है। प्रकृति में प्रजनन के लिए प्रतिस्पर्धा नेचुरल सिलेक्शन की ही एक अभिव्यक्ति है, जो ये सुनिश्चित करती है कि आने वाली पीढ़ी तक सबसे बेहतर जीन्स पहुंचे। एक समय बड़े भूभाग में पाए जाने वाले ये जीव अब एक सीमित संरक्षित क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं। पर एक अच्छी खबर ये भी है कि वेलावदार में वन विभाग के प्रयासों से आज ब्लैकबक्स की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है। एक हैरानी की बात यह भी है कि जितने ब्लैकबक पार्क के अंदर रहते हैं, उससे भी ज्यादा पार्क के बाहर विचरण करते हैं। इस वजह से इस संरक्षण की सफलता में स्थानीय लोगों का भी उतना ही महत्व है। वेलावदार में संरक्षण की सफलता केवल काले हिरणों तक सीमित नहीं है। यहाँ के सुरक्षित ग्रासलैंड्स कुछ खास विदेशी मेहमानों को भी आकर्षित करते हैं।
कॉमन क्रेन या यूरेशियन क्रेन यहाँ पर सर्दियों में एक बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं। इन प्रवासी पक्षियों के लिए इंसानी लकीरों के कोई मायने नहीं, न ही इंसान के दिए नाम से इन्हें कुछ मतलब है। अगर कॉमन क्रेन अनकॉमन क्रेन भी होता तो भी देखने में ये ऐसा ही होता। व्यवस्था मानव जीवन को सुव्यवस्थित तो करती है, पर कहीं ना कहीं विचारों को एक सीमित दायरे में बांध देती है। आइए हम भी कुछ देर प्रकृति की भाषा को सुनते हैं, जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ एहसास होते हैं।